सरकार का एक बड़ा तबका सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ रहा है कि सड़क से कुत्तों को भगा दो। अब चर्चा तो यही है कि लोग कुत्तों का मांस एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, वो पूरी लॉबी है। सेना का टॉप कमांडर कह रहा है कि हम 3 देशों से लड़ रहे थे, इसमें चाइना भी था, तो आप सब भूल के अभी गले माई फ्रेंड गले मिलने जा रहे हैं भाई। तो उसको यदि कुत्ते का मांस भी भेज रहे हो तो मुझे क्या पता। 17 अगस्त से राहुल गांधी बिहार में वोटर अधिकार यात्रा कर, और बड़े ताज्जुब की बात है कि पूरे अखबारों में सन्नाटा है। मतलब चाहे आप हिंदी का अखबार ले लीजिए, चाहे अंग्रेजी का अखबार ले लीजिए, लग रहा है कि जैसे बिहार में कुछ हो ही नहीं, राहुल गांधी कुछ नहीं कर रहे हैं। मीडिया इस किस्म का भेदभाव क्यों कर रहा है? देखिए कि जिस दिन राहुल गांधी की यात्रा शुरू हुई उसी दिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। ये इतिहास का सबसे बड़ा ऐतिहासिक संयोग नहीं बैठाया कि संडे के दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उन लोगों ने। रविवार के दिन ईसीआई कभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता। उस दिन बाकायदा प्लान किया गया, 11 बजे से 2 बजे तक मोदी जी का लाइव चलाया गया कि वो सड़क का उद्घाटन कर रहे हैं दिल्ली के पास में। जो सड़क पहले से ही चल रही थी उसका उद्घाटन करवाया गया। ज्ञानेश गुप्ता जी हर चीज झूठ बोल रहे हैं, यानी उनको लगता है अमित मालवीय ने कुछ लिख के दे दिया और वो उसको बोल रहे हैं। एक तरीके से मैं कहूँ तो भस्मासुर टाइप की पीसी है, जिसमें वो अपने ऊपर ही सवाल उठा करके चले गए हैं, जिसमें जवाब कम थे, सवाल ज्यादा थे। और इलेक्शन कमीशन बेसिकली उसको एफिडेविट की नहीं पड़ी है, वो मुद्दे को डाइवर्ट करे, टाइम बाई समय जो है बर्बाद कर रहा है वो, ताकि उसको कोई कार्रवाई ना करना पड़े। ये पहली बार हुआ है शायद 1950 में, जब से इस देश में संविधान लागू हुआ है, कि इस देश के चुनाव आयोग के प्रमुख चुनाव आयोग के खिलाफ इस देश का विपक्ष एक स्वर से इम्पीचमेंट की बात कर रहा है। अपोजिशन ये मैसेज देना चाहता है और बहुत ही स्ट्रांग मैसेज देना चाहता है कि बॉस तुमको हम छोड़ेंगे नहीं, तुम स्कॉट फ्री नहीं रहोगे, तुम्हारी जिम्मेदारी हम तय करेंगे, तुम अनअकाउंटेबल नहीं जाओगे। कानून है, उनके सेवा शर्तों से संबंधित कानून, उसमें साफ लिखा है विश्वदीपक कि अपने टेन्योर के दौरान वो जो भी करेंगे, जो भी फैसले लेंगे, उसके लिए उन्हें कोई कभी भी सजा नहीं मिल सकती किसी भी। वो तो इस सरकार ने भी 23 में ही नियम बदला है, ये बात सही है। और बिल्कुल हैंड पिक्ड आदमी है वो मोदी जी का। इलेक्शन कमीशन के लिए मोदी जी ने ऐसी व्यवस्था की, देखिए इन्होंने पहले से ही भांप लिया था कि एक न इनकी चोरी पकड़ी जाएगी। इन्होंने 23 में ही कानून बदल दिया। जरूर है कि इलेक्शन कमीशन को पहली बार राहुल गांधी जैसा नेतृत्व मिल रहा है सामने, जो उनसे सवाल पूछ रहा है, और न सिर्फ सवाल पूछ रहा है बल्कि सवालों को कैरी किए हुए। और मैं इसलिए कह रहा था कि इस यात्रा का कवरेज जरूरी है क्योंकि ये यात्रा सारी इन्हीं मुद्दों से जुड़ी हुई है, वोट चोरी के मुद्दे से ही जुड़ी हुई है। ऑफिशियली तो 8वीं तारीख तक अपील का मौका ही नहीं दिया चुनाव आयोग ने, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने डंडा किया है। तब कल इन लोगों ने जो बीएलओ के ऑफिस से वहां पर हटाए गए नामों की सूची लगाई है, और हर आदमी की अलग अलग समस्या। राहुल गांधी की कल मैं देख रहा था, उसमें एक वो कह रहा है कि नाम मेरा है लेकिन फोटो और किसी का है, और वो अब बीएलओ कह रहा है तेरा कुछ नहीं हो सकता, तेरा नाम कट गया। ये जो हाउस नंबर 0 हमने उनको दिया है जिनका कोई आवास नहीं था, जो सड़कों में रहते हैं, उनको हाउस नंबर 0 दिया, इसलिए जी जो पीसी में राहुल गांधी ने बताया ये बात फर्जी है। उन्होंने ये भी कहा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके बाप का नाम नहीं पता है, इसलिए उन्होंने बाप का नाम XYZ DFCD कर दिया, ये भी कहा उन्होंने। नहीं तो अज्ञात क्यों नहीं लिखा आपने? कि अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर से भारत के लोगों का भरोसा उठ जाता है तो लोकतंत्र तो सीधे खतरे में, कुछ बचेगा ही नहीं। ना लोग जुडिशरी की बात सुनेंगे मानेंगे, ना लोग पुलिस की बात सुनेंगे मानेंगे, कुछ भी नहीं बचेगा। सबके वोट की एक ही वैल्यू है, ये इस लेवल पे हम इक्वल हैं, और ये जो इक्वालिटी है ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन से मिली है। लेकिन इस पूरी डिबेट में हम लोग वी द पीपुल ऑफ इंडिया गायब है, मिसिंग है। ये राजनीतिक समानता का प्रश्न है, और मतलब कम से कम ये कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के माध्यम से और एक व्यक्ति एक वोट के माध्यम से भारत का जो नागरिक है वो भारत से जुड़ सकता है, उसको संविधान महसूस होगा, कानून महसूस होगा। और अगर उसको लगेगा कि उसके वोट का कोई मतलब ही नहीं है, उसके वोट का कोई अर्थ नहीं है, उसके वोट को जब चाहे तब हटा दिया जा सकता है, और किसी खास व्यक्ति के वोट का ज्यादा अहमियत है, तब तो फिर इस देश में एकता बनाना ही बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर समानता नहीं है तो एकता बन ही नहीं सकती है, बिल्कुल सही बात है। तो बेसिकली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो मुद्दा है वो राष्ट्रीय एकता से जुड़ा हुआ है। तो अपनी आय का 15% पानी खरीदने में खर्च कर रहे हैं। भारत में सोचिए, भारत जैसे देश में 6,000 से 10,000 रुपए जो 15% पानी में खर्च करेंगे तो स्वास्थ्य में क्या खर्च करेंगे, खाने पीने में क्या खर्च करेंगे, शिक्षा में क्या खर्च करेंगे? आपको बताऊं, देश में गली गली में बैटरी रिक्शा जो पहुंचे हैं
वो जो चाइना से आए थे, कौन लोगों की कंपनियां थी? वो गडकरी गडकरी की ही है, ऑन रिकॉर्ड है। नमस्कार, मैं हूं कुणाल पाठक और आप देख रहे हैं द लखनऊ पोस्ट आज का अखबार। इस कार्यक्रम में मेरे साथ मेरे मेहमान हैं लेखक, पत्रकार, विचारक और इंडिया क्लाइमेट चेंज.com के फाउंडर पंकज चतुर्वेदी जी और देश के जाने माने पत्रकार विश्व दीपक। आप दोनों का स्वागत है। विश्व दीपक, मैं देख रहा हूँ कि 17 अगस्त से राहुल गांधी बिहार में वोटर अधिकार यात्रा कर रहे हैं और बड़े ताज्जुब की बात है कि पूरे पूरे अखबारों में सन्नाटा है। मतलब चाहे आप हिंदी का अखबार ले लीजिए, चाहे अंग्रेजी का अखबार ले लीजिए, रीजनल अखबारों का मुझे नहीं पता, पंकज जी बताएंगे, लेकिन नेशनल जितने भी अखबार हैं उसमें लग रहा है कि जैसे बिहार में कुछ हो ही नहीं, राहुल गांधी कुछ नहीं कर रहे हैं। हाँ, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे दिख रहा है, पर इन अखबारों में कहीं कुछ नहीं। आप बताएंगे कि मीडिया इस किस्म का भेदभाव क्यों कर रहा है? देखिए, ये तो डायरेक्शन है एक तरीके से। आप देखिए कि जिस दिन ये बीच में खबर आई थी, ऑपरेशन सिंदूर वाली बात हुई थी, ऑपरेशन सिंदूर चला था, उसके बाद फिर अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो सुनवाई हुआ सुप्रीम कोर्ट में उस केस में, और इसके बाद जो राहुल गांधी की यात्रा चल रही है। और आप देखिए कि जिस दिन राहुल गांधी की यात्रा शुरू हुई, उसी दिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। ये इतिहास का सबसे बड़ा ऐतिहासिक सहयोग नहीं बैठाया कि संडे के दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उन लोगों ने। रविवार के दिन ईसीआई कभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता, नॉर्मल प्रैक्टिस है। संडे के दिन आप प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करेंगे? ऐसी क्या अर्जेंसी थी आपकी? तो इन लोगों ने वही दिन चुना जिस दिन राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा शुरू हो रही थी। कि कोई इसको डायरेक्ट कर रहा है, ऐसा लगता है कि सारे के सारे प्लेयर्स हैं और इनका डायरेक्टर कोई और है, और ऊपर से जो इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं वैसे वैसे ही कर रहे हैं, चाहे वो मीडिया हो, इलेक्शन कमीशन हो, चुनाव आयोग हो या बाकी लोग हो। तो इसमें मुझे कोई बहुत हैरानी की बात नहीं है कि नेशनल मीडिया ने एक तरीके से उसका बाइकआउट कर रखा है। कोई भी उसकी कवरेज नहीं है। एक तरीके से पॉजिटिव कवरेज छोड़ दीजिए, नॉर्मल जो है न्यूज वाली ग्राउंड रिपोर्टिंग या रिपोर्टिंग वाली कवरेज भी नहीं है उस पर। अकेले इतना ही नहीं हुआ था कुणाल जी। उस दिन बाकायदा प्लान किया गया, 11 बजे से 2 बजे तक मोदी जी का लाइव चलाया गया कि वो सड़क का उद्घाटन कर रहे हैं दिल्ली के पास में। जो सड़क पहले से ही चल रही थी उसका उद्घाटन करवाया गया, उसका लाइव किया गया। वो 2:30 बजे से ज्ञानू दादा की प्रेस कॉन्फ्रेंस कराएगी जिसमें वो सड़क चाप गुंडे तरीके की धमका रहे थे, तुम ऐसा करो नहीं तो हम ये कर देंगे। भाई कर लो जो करना है। जबकि जिन इलाकों से ये यात्रा गुजरी है उसमें जबरदस्त भीड़ देखी हुई। हाँ, जबरदस्त रिस्पांस। सबसे बड़ी चीज है कि जो इस यात्रा की जो खासियत है, राहुल गांधी ने ये स्थापित कर दिया कि बिहार शरीफ के जटिल राज्य में वो 5-6 पार्टियों के साथ में शानदार कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं। जिस प्रकार का पर्सनल केमिस्ट्री उद्घाटन के दिन आरजेडी और लालू जी और राहुल के बीच में, तेजस्वी और खरगे जी के बीच में, अकेले इतना ही नहीं था, बराबर का सम्मान दीपांकर भट्टाचार्य को मिल रहा था, साहनी को मिल रहा था। वो एक जो है अभी रैली में भी हर जगह जिस जीप पे वो सवार है उसके ऊपर दीपांकर बाबू भी है और साहनी अलग जीप में हर जगह। नवादा में जो इंटर हुआ है तो अभी भी की जो मैं देख रहा हूँ, तो देखिए एनडीए की खासियत होती थी कि यूपीए में थोड़ा तोड़ फोड़ हो जाए, असंतुष्टि हो, कोई अलग हो जाए, कोऑर्डिनेशन की कमी हो, लेकिन इस बार में बहुत साफ साफ लग रहा है कि वो कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है। जहां तक आपने सवाल पूछा मीडिया का, तो देखिए अब एक पेज का हर अखबार को विज्ञापन दिया गया था, फर्स्ट पेज का, कवर पेज का, संडे का, जिसके रेट सबसे ज्यादा होते हैं, सबको दे दिया गया था कि दिल्ली में सड़कों का उद्घाटन मोदी जी कर रहे हैं। तो उस समय यदि ब्रह्मा भी धरती पे आ जाते, क्योंकि ये तो हमारा देश इतना सुंदर है कि अटल जी की डेथ जब 25 तारीख को हो जाती है तो हम 1.5 दिन की मौत को छुपा के रख लेते हैं ताकि 26 तारीख का 15 तारीख का भाषण ना खराब हो जाए। आपने देखा है ना, फिर लोटे में बाद में घुमाएंगे वो अलग है
एक चीज जो तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। ये जो कवरेज है, मैं आपको जी। लेकिन मैं थोड़ा सा बताऊंगा कि मैंने दैनिक जागरण में भी कवरेज देखा है उसका, फर्स्ट पेज पे नहीं है, अंदर के पेज पे। हाँ। दिल्ली में होता क्या है कि आजकल सभी अखबार के रीजनल एडिशन निकलने लगे हैं। तो यदि आप बिहार का एडिशन देखेंगे, बिहार के एडिशन में दैनिक जागरण में और अमर उजाला में और हिंदुस्तान में तीनों फर्स्ट पेज पे खबर है, ठीक है। लेकिन दिल्ली में जागरण, अमर उजाला, दैनिक हिंदुस्तान, इन तीनों अखबारों में ये खबर जो है अंदर के पेज पे ये है। थोड़ी थोड़ी खबर है उसकी, क्योंकि आप उसको डिनाई नहीं कर सकते हो, क्योंकि एक बड़ी अगर घटना थी बस। लेकिन ज्ञानू उनके लिए महत्वपूर्ण था। ज्ञानू जो एब्सोल्युटली झूठ बोल रहा है, उनकी जितनी चीज है सब पे एक अभी एक गूगल डॉक जारी हुआ है जिसमें बताया गया है कि ज्ञानेश गुप्ता जी हर चीज झूठ बोल रहे हैं। यानी उनको हर लगता है चीज अमित मालवीय ने कुछ लिख के दे दिया और वो उसको बोल रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज है जो मैंने पिछली बार भी बोली थी कि यदि आपके जिसकी सरकार है उसको 32-33% वोट मिले हैं और जिन लोगों की सरकार नहीं बन पाई, यदि सब लोगों को जोड़ लो तो उनके वोट भी लगभग इतना हो रहा है। तो चुनाव आयोग को अपने जो स्टेक होल्डर्स हैं, राजनीतिक दल हैं, उनसे बातचीत करना चाहिए कि गुंडागर्दी करना चाहिए? धींगा मुस्ती करूंगा तुम्हारे साथ, तुम हलफनामा दो भाई, हलफनामा तो अब बीजेपी के सब नेता मध्य प्रदेश में कम से कम 5 बीजेपी के सांसद और विधायक कह चुके हैं, अभी उत्तर प्रदेश में कह चुके हैं कि हमारे वो गोली मारो वाले भाई साहब भी बोल चुके हैं। तो हिमाचल सब जो है लोग बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। और विश्व दीपक आप देखो तो इस किस्म की जो पीसी आज तक कभी नहीं देखी गई। मतलब एक तरीके से मैं कहूं तो भस्मासुर टाइप की पीसी है, जिसमें वो अपने ऊपर ही सवाल उठा करके चले गए हैं, जिसमें जवाब कम थे, सवाल ज्यादा थे। लोकतंत्र की जगह वो लोकचंद को बचा रहे थे। अब क्या है कि उनके रिमूवल की तैयारी कर रहा है विपक्ष। तो अब आपको लगता है कि ये प्रेशर टेक्टिक्स काम आएगी? देखिए, कल जो इंडिया ब्लॉक ने कल एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, ठीक है, जी। दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उसमें 8 पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, जिसमें से कि कांग्रेस से गौरव गोगोई, टीएमसी से महुआ मोइत्रा, आरजेडी से मनोज झा और शिवसेना के सांसद डीएमके थे, से, डीएमके से थे, है ना, और आम आदमी कम्युनिस्ट पार्टी से पार्टी के। संजय सिंह थे, कम्युनिस्ट पार्टी के जॉन बिटास थे, सीपीआईएम के। तो एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस इन लोगों ने किया, और उस ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद था कि इम्पीचमेंट के बारे में अपोजिशन की क्या राय है इस पे बात करना, और बाकी अन्य मुद्दों पर भी। और अपने अपने, जैसे कि समाजवादी पार्टी से रामगोपाल यादव थे, तो अन्य पॉलिटिकल पार्टीज ने इस मसले पे चुनाव आयोग का ध्यान कब कब वोट चोरी के मुद्दे पे खींचा है, उन सारी चीजों को एक्सप्लेन करना। तो सुप्रीम कोर्ट जो एसीआई ने, आपको याद होगा कि कहा कि राहुल गांधी को कि आप एफिडेविट दीजिए वरना हम देश से माफी मांगिए। तो रामगोपाल ने कहा कि भाई हमने तो 22 के चुनाव में आपको हजारों एफिडेविट दिए हैं, वो एफिडेविट की कॉपी लेकर के आए, आपने उस पर क्या कार्रवाई की? तो एफिडेविट का जो ये लॉजिक दिया जा रहा है इलेक्शन कमीशन की तरफ से और बीजेपी के भक्तों की तरफ से, ये पूरा का पूरा बेबुनियाद झूठा है। और इलेक्शन कमीशन बेसिकली उसको एफिडेविट की नहीं पड़ी है, वो मुद्दे को डाइवर्ट कर टाइम बाई समय जो है बर्बाद कर रहा है वो, ताकि उसको कोई कार्रवाई ना करना पड़े। इसी ये साबित होता है। तो वहां पे सारे लोग थे और इम्पीचमेंट की बात आई। अपोजिशन का आज ये मानना है कि सारे हमारे विकल्प खुले हुए हैं, और ये इम्पीचमेंट के मुद्दे पे ये पहली बार हुआ है शायद 1950 में, जब से इस देश में संविधान लागू हुआ है, कि इस देश के चुनाव आयोग के प्रमुख चुनाव आयोग के खिलाफ इस देश का विपक्ष एक स्वर से इम्पीचमेंट की बात कर रहा है। इम्पीचमेंट हो या ना हो, लेकिन इम्पीचमेंट की बात करना भी अपने आप में, इम्पीचमेंट तक ये मुद्दा पहुंच चुका है, ये अपने आप में बहुत ही चिंता की बात है और परेशानी की बात है भारतीय चुनाव आयोग के लिए, भारतीय गणतंत्र के लिए और लोकतंत्र के लिए। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि चुनाव आयोग के खिलाफ इम्पीचमेंट की बात की गई है। हालांकि इम्पीचमेंट की जो प्रक्रिया है वो थोड़ी सी कठिन है, और चुनाव आयोग को इम्पीच करना, उसको रिमूव करना उतना आसान नहीं है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। और इसकी वजह शायद यही है कि सेफ गार्ड के तौर पे इसको थोड़ा कठिन बनाया गया है इसको, कि आपको लोकसभा में भी चाहिए, राज्यसभा में चाहिए, 50 चाहिए, लोकसभा में 100 चाहिए, राज्यसभा में फिर उसका अप्रूवल चाहिए, फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा, सत्ता पक्ष का भी समर्थन चाहिए आपको।
तो मतलब एक बहुत ही यूनिक विशेष परिस्थिति हो, तभी वही आपको चुनाव प्रक्रिया है आयोग जो को विश्व दीपक, वही प्रक्रिया जो सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जजेस को बिल्कुल हटाने के लिए जजेस को होती है। हटाने के लिए होता है। लेकिन हाँ, यहाँ पे जो एग्जैक्टली पॉइंट है, सेम। जो नोटेबल है, वो ये है कि इम्पीचमेंट की बात हो रही है, और इम्पीचमेंट हो चाहे ना हो, लेकिन अपोजिशन ये मैसेज देना चाहता है, और बहुत ही स्ट्रांग मैसेज देना चाहता है कि बॉस तुम को हम छोड़ेंगे नहीं, तुम स्कॉट फ्री नहीं रहोगे, तुम्हारी जिम्मेदारी हम तय करेंगे, तुम अनअकाउंटेबल नहीं जाओगे, और इसीलिए हम तुम्हारे लिए, तुम्हारे खिलाफ इम्पीचमेंट लाएंगे। और जैसे कि राहुल गांधी ने कहा, बार बार कहा है, ये जो 3 लोग हैं, ये आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, सरकार जाएगी, और एक न एक दिन आपकी हम्म। जिम्मेदारी इस कोर्ट में तय होगी, आपको उस कोर्ट में ले जाए घसीटा जाएगा। वो तो जो बात तो पॉलिटिकल सही है मैसेजिंग है पंकज वो, जी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये कह रहा था पंकज जी कि ये बात तो सही कि जो वो करेंगे उसके लिए राहुल गांधी कह रहे हैं उनको घसीटा जाएगा, पर उनको कानूनी सेफ गार्ड है। आप जानते ही होंगे कि जो जो इससे संबंधित कानून है, उनके सेवा शर्तों से संबंधित कानून, उसमें साफ लिखा है विश्व दीपक कि अपने टेन्योर के दौरान वो जो भी करेंगे, जो भी फैसले लेंगे, उसके लिए उन्हें कोई कभी भी सजा नहीं मिल सकती किसी भी वो तो चीज इस से। सरकार ने भी 23 में ही नियम बदला है, ये बात सही है। हाँ सही। और बिल्कुल हैंड पिक्ड आदमी है वो मोदी जी का। इलेक्शन कमीशन के लिए मोदी जी ने ऐसी व्यवस्था की, देखिए इन्होंने इन्होंने पहले से ही भांप लिया था कि एक न दिन की चोरी पकड़ी जाएगी, इन्होंने 23 में ही कानून बदल दिया। हाँ, ये इनको हम्म। पता था कि हम क्या कर रहे हैं, और एक न दिन ऐसा होगा कि खुलासा होगा। तो बचाने के लिए हम्म। इन्होंने, जो कि मोदी जी का बिल्कुल एकदम हैंडपिक्ड आदमी है, चुनाव आयोग के हम्म। जो जो सिलेक्शन की जो प्रक्रिया है, वो कितनी हम्म। क्वेश्चनेबल है, आपको पता ही है बात। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही वेग है पंकज जी। आप ये देखिए, जो भी उन्होंने बातें की, लगभग हर लॉजिक झूठा था उनका। आपने तो सारी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी, लेकिन ये जरूर है कि इलेक्शन कमीशन को पहली बार राहुल गांधी जैसा नेतृत्व मिल रहा है सामने, जो उनसे सवाल पूछ रहा है, और न सिर्फ सवाल पूछ रहा है बल्कि सवालों को कैरी किए हुए। और मैं इसलिए कह रहा था कि इस यात्रा का कवरेज जरूरी है, क्योंकि ये यात्रा सारी इन्हीं मुद्दों से जुड़ी हुई है, वोट चोरी के मुद्दे से ही जुड़ी हुई है। सिर्फ बिहार चुनाव से उसका मतलब नहीं है। कायदे से अखबारों को छापना चाहिए था। देखिए एक चीज तो जान के चले कि चलो ये 3 का पता नहीं है क्या होगा, लेकिन हमारा वो जो पहले वाला मुख्य चुनाव है था, हमें शायर बदनाम जो, उसका राजीव क्या जी, होगा? राजीव कुमार, वो 23 में आ जाएगा, वो तो 23 के दायरे में आ जाएगा। एनीवे, हाँ। वो तो ये तो एक खेल मजाक है। देखिए क्या है कि इसका आगे क्या होगा नहीं मालूम है, लेकिन एक चीज तो तय है कि पूरे देश में खुद भारतीय जनता पार्टी भी इस विमर्श में पड़ गई है कि मतदाता सूचियां गड़बड़ है। ये कौन सी छोटी बात है? वो कह रहे बंगाल में ही बड़ी। गड़बड़ है, चलो केरल में ही गड़बड़ है, चलो मध्य प्रदेश में ही गड़बड़ है, तो यही बात तो राहुल गांधी कह रहे हैं। हाँ। देखिए जहां तक एसआईआर का सवाल रहा, कोई भी हम्म। राजनीतिक दल एसआईआर के खिलाफ है ही नहीं, पूरे देश में करा हुआ। लेकिन हम्म। उसके लिए टाइम तो दो। अभी जो बात हो रही थी हम्म। कि जब पहला ड्राफ्ट आएगा तो हम हम्म। एक अपील का मौका देंगे, फिर दूसरी अपील का मौका देंगे। ऑफिशियली तो आज की तारीख तक अपील का मौका ही नहीं दिया चुनाव आयोग ने। वो तो सुप्रीम कोर्ट ने डंडा किया है। तब कल इन लोगों ने जो बीएलओ के ऑफिस है वहां पर हटाए गए नामों की सूची लगाई है। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि वो सूची भी इन्होंने इस तरीके से लगाई कि आप तलाश नहीं सकते हो, वो भी गड़बड़ तरीके से है। नहीं पंकज जी, इसमें एक कंफ्यूजन है। जो परसों जब पीसी की थी उन्होंने, तो वही कह रहे थे 1 अगस्त के बाद से, जब हमने ड्राफ्ट दिया उसके बाद से एक सिंगल ऑब्जेक्शन नहीं आया है। विपक्षी दल ऑब्जेक्शन क्यों नहीं दे रहे हैं? तो इसका मतलब उन्होंने ऑब्जेक्शन लिया ही नहीं है, या विपक्षन दिया ही नहीं है। लेकिन वहां पे तो वो ये भी तो झूठ बोल रहे हैं। वो विपक्षी दलों ने स्थानीय स्तर पर हर बूथ लेवल पर सैकड़ों कंप्लेंट है। ये जो कंप्लेंट्स हैं कि भाई हम जिंदा हैं, हमको मरा घोषित कर दिया, या हमने पिछले 4 चुनाव में वोट दिया, हमारा नाम उड़ा दिया गया, ये और क्या है? अब अरे आप भाई, बोलोगे पिछली बार लिखित जो हमने बात की थी हम लोगों ने, लिखित वो जो 16-17 लोग जो जिनको इन्होंने मरा घोषित कर दिया था, वो दिल्ली आए थे, और उसमें से हम्म। कहिए तो मैं आपको उनके हलफनामे जो हैं, सबके हैं जो उसमें। स्वयं, हाँ, हाँ बिल्कुल, उन्होंने खुद सबमिट किया है कि भाई मैं मिंटू पासवान हूँ, सब। यहाँ का रहने वाला हूँ, ये मेरा एपिक नंबर है, और मैं जिंदा हूँ, और मेरे मतलब मेरा नाम हटा दिया गया है, ये तो उन्होंने खुद सबमिट किया है। तो ऐसा कैसे है नहीं, कि कल 60 लोग आरा में मिले हैं राहुल गांधी को ऐसे ही, उसमें महिलाएं भी, और बिल्कुल, उन सबने शिकायत की है।
उनको उनको बीएलओ ने कह दिया कि अब तुम्हारा नाम हट गया, तो उसने बोला जोड़ेगा कैसे? बोले अब नहीं जुड़ेगा। भाई आप एक चीज बताइए कि जो अपराध होता है, अपराध का जरूरी थोड़ी ना है कि मैं पहले लिखित सूचना दूं तभी आप उस पर कार्रवाई करोगे। यदि मैंने फोन पे सूचित कर दिया, अब कोर्ट तो हमारा कई बार कुत्ता बिल्ली के मामले में सी मोटो भी ले लेता है। तो भाई आप भी तो आयोग हो, आप सी मोटो क्यों हम्म। नहीं ले रहे हो? आप कह रहे कि है ना, इतना ज्ञानू दादा ऐसा आदमी कह रहा मैंने राहुल गांधी को प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है। तो भाई आप क्या करोगे? अब उनको ये जानकारी है कि नहीं है कि कल आगरा में कांग्रेस की बड़ी टीम में जाकर ज्ञानू दादा के घर पे धरना दे दिया, वहां पोस्टर चिपका के आ गए कि ये चुनाव चोर है। हालांकि पुलिस ने उनको लठिया लठियो दिया, घर में कोई थे नहीं, केवल नौकर नौकर थे, लेकिन अब गली गली में ये हो रहा है। भाई कंप्लेंट का क्या तरीका है? कोई आपका फिक्स फॉर्मेट तो है नहीं, कोई ऐसा फॉर्म 6 टाइप का फॉर्मेट में तो है नहीं। और हर आदमी की अलग अलग समस्या है। राहुल गांधी की कल मैं देख रहा था, उसमें एक है वो कह रहा है कि नाम मेरा है लेकिन फोटो और किसी का है, और वो अब बीएलओ कह रहा है तेरा कुछ नहीं हो सकता, तेरा नाम कट गया। अच्छा, तो एक चीज और है अलग अलग पंकज तरीके जी, से। वो जो ये बता रहे हैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि ये जो हाउस नंबर 0 हमने उनको दिया है जिनका कोई आवास नहीं हाँ, था, जो सड़कों में रहते हैं उनको हाउस नंबर 0 दिया है, इसलिए जी जो पीसी में राहुल गांधी ने बताया ये बात फर्जी है। उन्होंने ये ये मैं भी इसलिए कहा सहमत कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके बाप का नाम नहीं पता है, जैसे इसलिए उन्होंने बाप का नाम XYZ DFCD कर दिया, लिख दिया। ये भी कहा उन्होंने। नहीं तो अज्ञात अज्ञात क्यों नहीं लिखा आपने? भाई यदि कोई लाश चौराहे पे मिले, उसको आप पहचान नहीं कर पा रहे, तो पुलिस वाले उसका नाम XYZ लिखते हैं क्या, या एमसीडी लिख देते हैं क्या? तो ये सब बकवास की बात है। ये ना एक्चुअल क्या होता है कि वो मैं आपको एक बाद में एक शेयर डॉक्यूमेंट करूंगा, उसके अंदर इस सब चीजों के बात है कि आप झूठ बोल रहा है चुनाव है। और सबसे बड़ी चीज है कि आपको जितना समय और एनर्जी आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में खर्च की, उतना हम्म, समय आपको जो जनरल कंप्लेंट्स आ रही, यदि देश उन का पे। एक व्यक्ति जिसके पास में 100 सांसद हैं, 100 सांसद हम्म, का मतलब है कि उसके पास में न्यूनतम 10 करोड़ वोट हैं, आप हम्म, उसकी बात को झूठ ठहराने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, उससे बेहतर होता है कि आप जांच कराते। हम्म, देखिए मुझे लगता है कि जो जितनी बड़ी बात चल रही है, हम्म, एक देश एक चुनाव और सोशल रिफॉर्म, इलेक्शन रिफॉर्म, उसमें बिल्कुल हम्म, सही है कि आपको इलेक्शन रिफॉर्म में हमारे पास में, आप कभी सोचिए कि चुनाव आयोग है क्या? चुनाव आयोग की मशीनरी क्या है? क्या है चुनाव आयोग की मशीनरी? क्या है उसके पास में, बोलो आप। उसके पास अपना कुछ नहीं है। कुछ भी है ना? ठीक है ना? तो कुछ नहीं है। आखिर आप एक चीज बताइए, बीएलओ लेवल का आदमी जो है वो कैसे इन्फ्लुएंस किया जाता है? ये जो है वो हम्म, किस तरीके से, अब यदि मध्य प्रदेश में पिछले 25 साल में व्यापम से भर्ती हुए मास्टर यदि बीएलओ होंगे, तो हम उनसे क्या एक्सपेक्टेशन करेंगे? जस्ट थिंक अबाउट इट। क्यों यूपी में 2 साल पहले पंचायत चुनाव के समय में एक अभियान चला था, उसमें गांव में अपॉइंटेड मुस्लिम और यादव टीचर्स को किसी भी तरीके से ट्रांसफर किया गया था या उनको सस्पेंड किया गया था, और ये अभी भी चल रहा है। ये असम में बहुत बड़े स्तर पर चल रहा है। तो ये सरकार से प्रायोजित जो चुनाव आयोग है, उसके साथ में ये समस्या होंगी चाहे कोई भी सरकार आ जाए। विश्व दीपक, एक जो चिंता है वो ये है कि जैसे अभी पंकज जी ने बताया कि जो सीईसी हैं उनके जो आगरा में घर है उसमें लोग पहुंच गए, पोस्टर चिपका दिया, सब कुछ कर दिया, पूरे देश में बात चल रही है। तमाम विपक्षी दल तो बोल ही रहे थे, सत्ता पक्ष के लोग भी अब बोल रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के खिलाफ। भाजपा को चिंता है कि नहीं है मुझे नहीं पता है, कांग्रेस को चिंता है या नहीं मुझे नहीं पता है, लेकिन आप और हम इस बात को समझ सकते हैं कि अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर से भारत के लोगों का भरोसा उठ जाता है तो ये लोकतंत्र तो सीधे सीधे खतरे में है, कुछ बचेगा ही नहीं। ना लोग जुडिशरी की बात सुनेंगे मानेंगे, ना लोग पुलिस की बात सुनेंगे मानेंगे, कुछ भी नहीं बचेगा। बिल्कुल। असल में ये देखिए कि जो पूरी डिबेट चल रही है, इसको इसमें इसको जो इसका जो कवरेज है, उस कवरेज में हम्म, आप देखेंगे कि सिर्फ ऐसा लगता है कि जैसे ये ऑपोजिशन बनाम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। ठीक है, यानी कि एक तरफ एक इलेक्शन कमीशन है
और एक तरफ ऑपोजिशन है जो कि विच इज लेड बाय कांग्रेस एंड राहुल गांधी। ठीक है, इस पूरे डिबेट की बहस की कवरेज इस तरीके से हो रही है, लेकिन इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मिसिंग है, और वो ये है कि इस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो अथॉरिटी है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी उसको मिली है, वो वी द पीपुल ऑफ इंडिया से मिली है, हमसे मिली है। इस पूरी डिबेट में पब्लिक कहीं नहीं है, और इवेंचुअली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल चुनाव लड़ने वाली पार्टियों के लिए नहीं है, वो हमारे लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि संविधान में जो ये अधिकार है हमारा है कि एक वोट का, हर आदमी के वोट की एक ही वैल्यू होगी, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे जज हो, चाहे आयुक्त हो, चाहे एक रिक्शा चलाने वाला हो, ड्राइवर हो, शिक्षक हो, वर्कर हो, सबके वोट की एक ही वैल्यू है। ये इस लेवल पे हम इक्वल हैं, और ये जो इक्वालिटी है ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन से मिली है, लेकिन इस पूरी डिबेट में हम लोग वी द पीपुल ऑफ इंडिया गायब है, मिसिंग है। ये एक इंपॉर्टेंट बात है, और मेरे ख्याल से इसको सुप्रीम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो अकाउंटेबिलिटी है वो पॉलिटिकल पार्टी के लिए तो है ही, लेकिन मेरे हिसाब से वो दूसरे नंबर पे है। पहले नंबर पे वो हमारे लिए जिम्मेदार है, जनता के लिए। और अगर जनता के मन में उसके लिए सवाल उठ रहे हैं, उसके कार्यप्रणाली पे, उसके ऊपर हमारा फेथ कम हो रहा है, तो ये बहुत ही खतरनाक संकेत है। बिल्कुल, आपने बहुत बड़ी बात उठाई है कि ये राजनीतिक समानता का प्रश्न है, और मतलब कम से कम ये कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के माध्यम से और एक व्यक्ति एक वोट के माध्यम से भारत का जो नागरिक है वो भारत से जुड़ सकता है, उसको संविधान महसूस होगा, कानून महसूस होगा। और अगर उसको लगेगा कि उसके वोट का कोई मतलब ही नहीं है, उसके वोट का कोई अर्थ नहीं है, उसके वोट को जब चाहे तब हटा दिया जा सकता है, और किसी खास व्यक्ति के वोट का ज्यादा अहमियत है, तब तो फिर इस देश में एकता बनाना ही बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर समानता नहीं है तो एकता बन ही नहीं सकती है। बिल्कुल सही बात है। तो बेसिकली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो मुद्दा है वो राष्ट्रीय एकता से जुड़ा हुआ है। पंकज जी, एक चीज और है, आपने देखा होगा, ये आपने अभी हाई कोर्ट का मुद्दा उठाया तो मुझे याद आ गया, असम वाला मुद्दा है जो अभी कल से जो घूम रहा है, जिसमें असम के 3,000 बीघा, हाँ 3,000 बीघा को लेकर काफी जो भारी टिप्पणी कर रहे हैं। तो मुझे याद आया कि हिमंता शर्मा है, वो लगातार अपने ट्विटर हैंडल से वीडियो शेयर करते हैं, देखो मैंने यहाँ की जमीन खाली करवा दी, देखो मैंने यहाँ की जमीन खाली करवा दी, अब यहाँ से मैंने शरणार्थियों को भगा दिया है, अब सारे बांग्लादेशी भाग गए। तो इन बांग्लादेशियों को, तथा कथित बांग्लादेशियों को भगाकर वो जमीन बेच रहे हैं, इसका मतलब उद्योगपतियों को बिल्कुल साफ है। जज तक आश्चर्यचकित है कि 3,000 बीघा जमीन आप आखिरकार कैसे बांट सकते हैं ऐसे ही। ये तो पिछले महीने भी जब धुबड़ी में ये जमीन खाली करा रहे थे अपर असम में। देखिए अपर असम में क्या है, अपर असम मछली के मामले में, खेती के मामले में बहुत समृद्ध है, और अपर असम में ही मियाँ जिनको कहते हैं, बंगाल से आए हुए मुसलमान जो आज के नहीं है, वहां पर कई हजार साल से उनका डोमिनेशन है। इन्होंने बाकायदा उनसे जो वन अतिक्रमण के नाम पर, इन्होंने वनों में अतिक्रमण किया हुआ है जो इलीगल है, और सरकारी जमीन का अतिक्रमण, इस पे कई कई सैकड़ा जमीन हटाई, और उसमें पतंजलि से लेकर किन किन लोगों को जमीन दी गई है। पिछली बार भी धुबड़ी और इन सब जिलों की बात आई थी। और दुर्भाग्य ये हो रहा है, आपको पता है, अकेले जमीन खाली कराने का मसला नहीं है, वो तो जज साहब ने पकड़ लिया, बहुत बड़ी बात है कि आप वन नियमों के साथ क्या कर रहे हो इस प्रकार से। लेकिन आप सोचो कि वहां पर एक चीज और की गई है कि जो ट्रकों में लद कर इन जिन लोगों को भगाया जाता है, जब वो दूसरी जगह जाते हैं तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ही नहीं, बगल के राज्यों में ये सूचना दी जाती है कि इनको बसने ना दिया जाए। अब आप सोचिए कि ये कितनी बड़ी, हम गजा की बात कर रहे हैं, इससे बड़ी अमानवीय त्रासदी इस समय असम में है। कि हालांकि इस बार अच्छा है कि असम में बहुत बड़े हिस्से में बहुत ज्यादा बारिश नहीं हुई है, लेकिन दुर्भाग्य है कि पहली बार ऐसा हो रहा है। लास्ट ईयर थोड़ा हुआ था। पूरे असम के जिन इलाकों में बारिश कम हो रही है वहां पर भयंकर उमस है, और लू सरी की गर्मी है वहां पर, और उसमें लोग खुले में छुप छुप के जी रहे हैं और सो रहे हैं। मैं नहीं कह सकता हूँ कि वहां पर स्टारवेशन के क्या आने वाले दिनों में हालात होंगे। आप 3,000 एकड़ जमीन और पर्यावरण, जज साहब पे मत जाइए। असम में एक बहुत बड़ी मानवीय त्रासदी ये खड़ी हो रही है कि जहां मियाँ मुसलमान हैं वहां पर इस तरीके से एक दो नहीं, जैसा मोटा मोटी अनुमान है, सरकारी आंकड़े देखें तो अभी तक 23,000 परिवारों को वहां से विस्थापित किया जा चुका है 8 जिले में। बताइए। और वहां पर भी देखिए गुजरात मॉडल अपनाया जा रहा है। गुजरात मॉडल में क्या किया था उन्होंने, दंगा होने पर
करीब जिलों के जो आदिवासी थे, भील वगैरह, यानी इंक्लूडिंग द अलीराजपुर, झाबुआ, मध्य प्रदेश के इधर विद्यानगर, दाहोद, इन लोगों से लूटपाट कराई थी, इनको हिंदू बनाया था, जो अंग्रेज करते थे। अंग्रेजों के पास भी कौल भील सेना हुआ करती थी, उसका काम केवल यही होता था कि जहां पर कोई आंदोलन या कुछ, गांव गांव में कौल भील सेना छोड़ दी कि जिसको जो मिले लूट के ले जाओ, बर्तन फोड़ दो। ठीक यही स्थिति नॉर्थ ईस्ट में वो कर रहे हैं। जो बीटीआर वगैरह इलाका का, बोडो वगैरह इलाका है, वहां पर उस तरीके की नफरत इन्होंने बो दी है कि लुंगी यानी मियां मुसलमान दिखेगा और उसका कत्ल हो जाएगा। जबकि आपको और बताऊं, आश्चर्य की बात है कि बोडोलैंड में जो दूसरी पार्टी है राभा वगैरह की, वो लोग हिंदू नहीं है, वो क्रिश्चियन है। अच्छा। यस। तो ये वहां पर इन असम जो है, असम और इसके बाद उत्तराखंड, इन दो को हिंदुत्व की इतनी बड़ी प्रयोगशाला बना दिया गया है। उत्तराखंड में भी यही हुआ। अभी उन्होंने वहां से मदरसा अधिनियम को खत्म कर दिया और बोल दिया कि जो अल्पसंख्यकों की सुविधाएं जो भी है वो केवल मुस्लिम तक सीमित नहीं रहेगी। समान नागरिक आचार संहिता पे वो विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर चुके हैं। इसके अलावा आज की तारीख तक अकेले उत्तराखंड में 500 से अधिक मजारों को तोड़ा जा चुका है। 15 अगस्त का जो दृश्य था, विवश दृश्य था, कि रहमान नाम के एक मुसलमान को 3 लोगों ने इतनी निर्ममता से पीटा, उसकी दाढ़ी खींची, उससे जबरदस्ती वंदे मातरम के नारे लगवाए। और सबसे बड़ी चीज आपको बताऊं, उसमें शर्मनाक ये है कि ये सब करने वाले लोग अकेले आरएसएस और बीजेपी के नहीं है। उसमें एक जो व्यक्ति है, नेगी है, वो रेलवे में जो सीपीआई का जो मजदूर संगठन है, पीटू, उसका पदाधिकारी। यस। तो वहां पर ये ना, ये घटना बताती है कि हमने पूरे लोगों को किस तरीके से एक मिलिशिया में बदल दिया है, धार्मिक एंटिटी में बदल के रख दिया। कहने का मतलब ये, आप ये देखिए ना, ये वाली खबर देखिए आप आप कह रहे हैं कि असम में जो संकट है वो असल में मानवीय त्रासदी बनता जा रहा है। इसमें देखिए, प्रेग्नेंट वुमेन सेंट टू बांग्लादेश, और ये कह करके कि वो बांग्लादेशी है, आपने उसको भेज दिया है और उसकी पहचान सुनिश्चित नहीं है अभी। उसका बच्चा, वो 8 महीने की प्रेग्नेंट है महिला, और आपने उसको वहां भेज दिया। अब कल के दिन उसका बच्चा हो जाएगा वहां, वो वहां से यहाँ कैसे आएगी? वो वहां का बॉर्न माना जाएगा, यहाँ का माना जाएगा? मतलब जो मना रहा है आप वो कर रहे हैं। नहीं, उन लोगों को बांग्लादेश भी नहीं इंटरटेन कर रहा है ना। वो लोग नो मेंस लैंड में पड़े रहते हैं, निराश्रित बफर तरीके, लैंड है, बिल्कुल, है ना। और दुर्भाग्य है कि जैसे कुछ जो सांप्रदायिक या धार्मिक संस्थाएं, वो लोग उनको खाना पीना पहुंचा देती है। यदि उनका ब्रेन वॉश वो करेंगे और सब कुछ करेंगे, तो आप बोलोगे कि मियाँ तो कम्युनल हो गया, रेडिकल हो गया। ये वेस्ट ये भी बंगाल समस्या की है थी। ना। और इसमें पंकज जी अखबार में लिखा है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसमें लिखा है वेस्ट बंगाल बीरभूम की हैं ये, हु वाज पुश्ड इनटू बांग्लादेश, पुश्ड इनटू। ऐसा लग रहा है धक्का देकर के आपने छोड़ दिया है, बस आप अपनी जिम्मेदारी से बच गए, बात खत्म हो। अरे भाई, मानवीयता समुद्र में छोड़ दिया था, समुद्र में छोड़ दिया था उसे, सुप्रीम कोर्ट ने प्रॉपर एंटरटेन ही नहीं किया उस मसले को। वो तो हम लोग के यहाँ तो है ना। देखिए, घटनाएं एपिसोड की तरह होती है कि एपिसोड सोप ओपेरा का चला गया, फिर दूसरा आ गया, तो हम पहला भूल गए। पहला भूल गए, बिल्कुल सही बात है। वो बात जो दिल्ली की थी, दिल्ली से उठा करके उनको वहां पर उठा के अंडमान वाले, रोंगियास के नाम पे। यस। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज पंकज जी और बताइए, ये जो एथेनॉल ब्लेंडिंग का केस है, ये क्या है आखिरकार? 2000, मुझे याद है कि 2003 में एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम शुरू किया गया था, और उसके बाद से हम पहले 5%, 10%, 15%, और हम 20% की ओर बढ़ रहे हैं। और इवन हमारे पास टारगेट ये भी है गवर्नमेंट के हिसाब से कि हम ब्राजील की तर्ज पर E27 लाने वाले हैं, 27% ब्लेंडिंग करने वाले हैं। लेकिन तमाम जो लोग हैं, खासकर जो ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं, वो कह रहे हैं कि इससे इंजन की एफिशिएंसी प्रभावित हो रही है, इससे उसका मेंटेनेंस बढ़ेगा, और ये इतना आसान नहीं है जितना गवर्नमेंट समझ रही है, और इसको पुश किया जा रहा है लगातार। गवर्नमेंट तो चाहती है ना कि आपकी इंजन की एफिशिएंसी खराब हो, आप जल्दी जल्दी वाहन खरीदें। अभी ये जो 10 साल हिंदी वाला। 15 साल वाली कार वाला मसला है, सरप्राइजिंगली सरकार कोर्ट में कह रही है कि अभी हमारे पास में कोई ऐसे रिसर्च नहीं है कि 15 साल में कार प्रदूषण करने लगती है। अब आप सोचिए, जबकि इस प्रकार की 10 स्टडीज है। भाई, यदि नहीं थी तो फिर BS4 से अचानक BS6 में आपको जाने की क्या जरूरत थी? देखिए, ये पूरी सरकार है, इसके खून में व्यापार है। आप नई गाड़ी खरीदो, आप अधिक से अधिक उसको रिपेयर कराओ, समझ रहे हैं?
आप जल्द से ज्यादा धक्के खाओ, आपका क्या होगा उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन हुंडई, मारुति, टोयोटा ये खुश है ना। और इथेनॉल के लिए जब हमारे यहाँ लो सल्फर इंजन आया था, तब बहुत विवाद हुए थे। शीला दीक्षित के समय की बात है, मुझे याद है, सुप्रीम कोर्ट के। उस समय बाकायदा पुरानी कारों में कैटेलिक कन्वर्टर लगाया गया था, और नई कार जो आई थी उनमें कैटेलिक कन्वर्टर लग के आया था, वो उसके लिए ही था। लेकिन हमने आज जो BS6 इंजन है वो एथेनॉल को डाइजेस्ट कर सके, पचा सके, उसको जला के उसको कर सके, उस पर हमने काम ही नहीं किया। और ये ऑन नहीं रिकॉर्ड है कि जो एथेनॉल है, जी। एथेनॉल जो है वो बर्न हम्म करने पर अधिक कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। हम्म तो हम, आप बताइए कि हम ये लो, मैंने गाड़ी में पेट्रोल डलवाया है और आपकी गाड़ी का एक्सिस कार्बन डाइऑक्साइड है, पॉल्यूशन वाला बोलेगा कि आपको सर्टिफिकेट ही नहीं देंगे। फिर आपको जरूरत पड़ेगी कि आप जो जब गाड़ी का आप पॉल्यूशन कराने जाओ, तो जो महंगा वाला पेट्रोल आता है वो हाई स्पीड जो कहलाता है, उसको खरीदो। वो 20, 22, 21 रुपए महंगा आता है नॉर्मल पेट्रोल से। बिल्कुल। ये धंधा है, आपको बताएं कि आपको इंजन और को बचाना है तो वो हाई स्पीड खरीदो आप। हाई स्पीड लो। दूसरी बात ये कि ये जो है जो कंज्यूमर है, भारतीय कंज्यूमर हैं जिनके पास गाड़ियां, पुरानी गाड़ियां हैं, वो बाध्य हैं वही पेट्रोल डलवाने के लिए, E10 E15 पेट्रोल डलवाने के लिए बाध्य हैं। वो ना उनको बताया यस। जाता है। दूसरी बात ये भी है कि जो ऑटो मेकर्स हैं वो इस बात का जिक्र ही नहीं कर रहे हैं कि उनके जो इंजन है वो E20 को झेल पाएंगे कि नहीं झेल पाएंगे। इस बात का जिक्र ही नहीं करते हैं। वो साफ साफ वाहन खरीदते समय इस बारे में कोई चर्चा नहीं, कोई बातचीत नहीं। आप खरीद लीजिए, बाद में वो भुगतते जरूरत रहिए। भी नहीं है ना। देखो कि हम लोग किस चीज में मस्त हैं। राम मंदिर बन गया, अब कृष्ण मंदिर बन जाए, अब वृंदावन में एक गलियारा बन जाए, और हर जगह अब महाकाल लोक की तरह हम ओरछा में लोक बनाते हैं, सीता का मंदिर। हमारी पूरी पॉलिटिक्स उस पर टिकी हुई है। ये बेसिक चीजों पे कौन चर्चा, हु केयर अबाउट इट। आप बताइए ना, बारिश के, जब आपके सामने क्लाइमेट चेंज खड़ा हुआ है, बारिश एक्सट्रीम रूप से बरस रही है, और नहीं बरसेगी तो नहीं बरसेगी, किस प्रकार से कश्मीर से लेकर उत्तराखंड तक क्लाउड बस्ट है। आपका कोई शहर ऐसा नहीं है जिसमें स्मार्ट सिटी के नाम पे कई हजार करोड़ रुपए खर्च किए और घुटने पानी ना भर रहा हो। और अब भी इसी सितंबर से आप जल संकट से जूझने लगेंगे। ये जो बेसिक समस्या है, हम इस पे तो हमारी चिंता ही नहीं है। आप बताओ जल ना, संकट। सरकार का हम्म एक बड़ा तबका सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ रहा है कि सड़क से कुत्तों को भगा दो। अब चर्चा तो यही है कि लोग कुत्तों का मांस एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, वो पूरी लॉबी है। भाई, लोग तो यही कह रहे हैं ना कि आपको कुत्ते का मांस एक्सपोर्ट करना है। भाई, हम बीफ में मामले में टॉप ही है। अब चाइना से जब फिर से दोस्ती कर रहे हैं, माई फ्रेंड पुतिन और माई फ्रेंड जिनपिंग फिर हो गया। चाइना ने आज बोल दिया है कि अमेरिका से आपकी जो ड्यूटी की 3 प्रॉब्लम है उसको हम देखेंगे, वी विल लुक आफ्टर इट। तो हम ये भूल गए कि सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर में आपका सेना का टॉप कमांडर कह रहा है कि हम 3 देशों से लड़ रहे थे, इसमें चाइना भी था। तो आप सब भूल के अभी गले माई फ्रेंड से गले मिलने जा रहे हैं भाई। तो उसको यदि कुत्ते का मांस भी भेज रहे हो तो मुझे क्या पता। तो हाँ, सही एनजीओ, बात है। चीन में तो खाया आप देखिए जाता ना है। कि इस सरकार में बैठे लोगों की प्रायोरिटी क्या है। इस सरकार में बैठे लोगों की प्रायोरिटी क्लाइमेट चेंज नहीं है, पानी का संकट नहीं है, बाढ़ नहीं है। आप कहाँ बात कर रहे हो इथेनॉल मिलाने की। हु केयर। चलिए पानी के संकट की केयर कर लेते पंकज जी। पानी के संकट के बारे में ग्रीन पीस इंडिया की रिपोर्ट है जिसमें वो ये कह रही है कि जो लोग 6,000 से 10,000 रुपए मंथली कमा रहे हैं भारत में, सिर्फ 6,000 से 10,000, वो लोग अपनी आय का 15% पानी खरीदने में खर्च कर रहे हैं भारत में। सोचिए, भारत जैसे देश में 6,000 से सही 10,000 सही रुपए जो है। मंथ कमा रहे हैं, 15% पानी में खर्च करेंगे तो स्वास्थ्य में क्या खर्च करेंगे, खाने पीने में क्या खर्च करेंगे, शिक्षा में क्या खर्च मैं आपको करेंगे। बताऊं, कुणाल, मैं जिस इलाके में रहता हूँ वो उत्तर प्रदेश में के गाजियाबाद जिले में आता है, राजेंद्र नगर। यहाँ का पॉश इलाका है जहाँ पर केवल 400 गज की कोठियां हुआ करती थी, अब हमसारी के लोगों के लिए अपार्टमेंट बन गए। उस हम्म पूरे इलाके में
पूरे इलाके में म्यूनिसिपैलिटी का पानी 10% घरों में नहीं आता है। सभी लोग जो हैं आरओ पे डिपेंड है, ग्राउंड वाटर पे डिपेंड है। आरओ का मतलब होता है कि ऑन एन एवरेज 1,000 पर महीना आप साल भर का उसका मेंटेनेंस का मान लो। बिल्कुल। अब आप ये जो बिजनेस है, मेम्ब्रेन बदल रहे हैं, फिल्टर बदल रहे हैं, ये कौन हम्म। लोग हैं? कौन लोग चाइना कोरिया से मंगाते हैं? ये वही लोग हैं। आप पता कर लीजिए, देश में गली गली में बैटरी रिक्शा जो पहुंचे हैं, वो जो चाइना से आए थे, कौन लोगों की कंपनियां थी वो? अटकरी गटकरी की ही है, ऑन रिकॉर्ड है। वो भी ऐसा है कि जो बेचारे मजबूरी में अकेले ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं, जिनके बहुत ही गरीब स्थिति है, उन लोगों ने नल दे रखा है, उसमें भी हर 3 दिन में गंदा पानी आता है, जिसके अंदर वो पीने का पानी फिर भी पैक बोतल ही खरीदते हैं। और हर घर नल से जल, इसका क्या हुआ? इसका कुछ नहीं, इस पे कोई बातचीत नहीं। वो जब जल इतने पॉश हर इलाके घर में पानी नल है नहीं आ वो। रहा। जिस मैं आपको एक साधारण उदाहरण बता रहा हूँ, और पूरे हम्म। राजेंद्र नगर और शालीमार गार्डन की आबादी 1.5 पौने 2 लाख है, इससे कम नहीं है। आप सोचिए कि हम लोग विकल्प के रूप में क्या दिख रहे हैं। हम लोगों ने इतने सारे बैटरी रिक्शा डाल दिए। आपने कभी सोचा कि इनकी निकली बैटरियां जो लिथियम बैटरीज है, उनका डिस्पोज का क्या आपके पास में वो है, क्या विकल्प है? आपने कभी सोचा कि हम इतने सारे सोलर पैनल लगा के बिजलियां ले रहे हैं, उस सोलर पैनल का जो एस्बेस्टस है, वो 10 या 12 साल में खराब हो जाएगा, तो उसका रिसाइकल की वर्ल्ड में कोई व्यवस्था नहीं, तो आपके पास कहां से आएगी? जस्ट थिंक अबाउट इट। बिल्कुल सही बात है। एस्बेस्टोसिस बीमारी हो रही है उससे, लोगों को, तमाम लोग उससे ग्रसित हैं, किसी को कोई है फर्क ना? नहीं पड़ता। तो कभी नहीं सोच रहे हैं। हम लोग हम्म। विकल्प के रूप में, यानी हम नेक्स्ट 47 तक हम क्या करेंगे उसका आपने देखा था उत्तर प्रदेश विधानसभा में 24 घंटे का सत्र चला था कि 2047 का, और 2047 के लक्ष्य तय करने में केवल वो समाजवादी पार्टी के लोगों को गाली देते रहे। इसका मतलब बिल्कुल साफ है, बेसिक सुविधाएं नहीं मिलेंगी। शिक्षा के नाम पर जो स्कूल चल रहे थे, आप उनको मर्ज करके खत्म किए दे रहे हैं। कोर्ट इसमें हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं। पानी आप बता ही रहे हैं, अगर पॉश इलाकों में पानी नहीं है, तो जो इलाके कमजोर हैं, जहां वंचित वर्ग के लोग रह रहे हैं, वहां पानी वो क्यों ही देंगे? कौन उनकी आवाज बनेगा? किसी को फर्क ही नहीं पड़ता। और स्वास्थ्य पे ओके। कहां से खर्च कर लेंगे? हॉस्पिटल इतने महंगे हैं, दवाइयां इतनी महंगी हैं, कोई कुछ नहीं कर सकता। और इस पर कोई चर्चा नहीं, कोई बातचीत नहीं। ठीक है पंकज जी, इस बातचीत को यही खत्म किया जाए। ठीक है, बाय। Back